हेलो एवरीवन, स्टडी हमारे साथ चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करके जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, सर्च करिए वहाँ पर देविंदर सर, और आप मुझे इस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सारे के सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते जाइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है, इसको भी दबा लीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मेरे साथ साथ आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, फिर देखना आपके कितने सही होते हैं। वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार आप पॉज कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट करिए। धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करिए, देखना डेफिनेटली एक दिन आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में इतिहास की परिभाषाएं, हमने उनको मिलाना है। सूची 1 और 2 ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न करने आसान होते हैं। आपको यदि इसमें केवल एक स्टेटमेंट का भी पता है ना, तो आप कूट की मदद से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस भी इस प्रकार करेंगे कि जब हम एग्जाम में बैठे हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, हम उसी तरह से काम करें, उसी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करके जाएंगे, ठीक है। तो लेखक हैं एक सूची में, सूची 2 में उनकी द्वारा दी गई परिभाषाएं, हमने इनको मिलाना है। स्टेटमेंट 1 कहती है, ऑक्सफोर्ड जो लेखक हैं उन्होंने कौन सी परिभाषा दी थी, ट्रेवलियन, कॉलिंगवुड या फिर ब्यूरी। इनमें से देखना है किसकी स्टेटमेंट क्या थी। तो स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। स्टेटमेंट 2 कहती है, इतिहास मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं है और इससे अधिक भी नहीं है। सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक होता है, ठीक है। देखिए, हमने बहुत सारे लेखक को पढ़ा है, लेकिन एक दो ही राइटर होते हैं जिनकी स्टेटमेंट हमें याद रह पाती हैं। जैसे कॉलिंगवुड है, इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी आसान है। जैसे संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ये कॉलिंगवुड ने कहा था, ठीक है। और इसके बाद यदि हमें इतना पता लग गया, आसान स्टेटमेंट है ये तो हमें लगभग पता ही होती है, कॉलिंगवुड ने इतिहास को विचारों का इतिहास बताया था। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए ना, आप देखिए यहाँ पर कूट में जाइए, कूट में देखना है सी का एक यहाँ पर है, सी का एक, ये बिल्कुल ऑप्शन ए। आपको और किसी में मिलेगा तो यहाँ पर डी में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यदि हम करें, ये दोनों स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ए और डी दोनों का ऑप्शन बचा है, इसको हमने देखना है आगे। तो ऑक्सफोर्ड के बारे में यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ट्रेवलियन के बारे में अक्सर हम पढ़ते हैं। तो ट्रेवलियन ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी, वो कहते थे कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक होता है। देखिए यहाँ पर इसको हम यदि बी को 4 के साथ मिलाते हैं, तो बी को यदि 4 के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए बी का 4 में है, केवल यहाँ पर ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो सीधा जाइए, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम मिलाते हैं। और तो ऑक्सफोर्ड ने स्टेटमेंट दी थी कि इतिहास जो है, कि यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता रहता है, ठीक है। वो कहते थे कि इतिहास जो है वर्तमान के साथ अतीत जो है बदलता ही रहता है। और जो ब्यूरी की स्टेटमेंट है कि मात्र एक विज्ञान है इतिहास, और इससे कम नहीं है और इससे ज़्यादा भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आसान है। ऐसी स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा याद करिए, फिर आप आसानी से कर पाएंगे। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न भी वैसा ही है, सूची को हमने सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए, सूचियों के जो प्रश्न आते हैं ना, उनको थोड़ा सा आप ट्रिक के साथ भी करें तो आसानी से हो जाएगा। कुछ एक स्टेटमेंट होती हैं जो पता होती हैं कि हमें, कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ी होती हैं लेकिन फिर भी दिमाग से स्किप कर जाती हैं। जैसे क्वेश्चन सामने आता है फिर से याद आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, सूची 1 में पूरे पाषाण काल हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल से हैं। और देखना है कि कौन कौन से पाषाण काल की कौन कौन सी विशेषता रही है। सूची 2 में हम देखना है, ठीक है। पुरा पाषाण काल, तो पुरा पाषाण काल में आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा चिपड़ पाषाण उपकरण जो होते थे, वो पुरा पाषाण काल की विशेषता थी, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण हमें मिले हैं, सीधा यहाँ पर मिलाइए। देखिए यहाँ पर हम मिला के देखते हैं। जैसे हमें मध्य पाषाण काल के बारे में पता है ना, कि लघु पाषाण उपकरण जो है मध्य पाषाण काल की विशेषता थी। तो बी का 4 यहाँ पर है, केवल ए में और सी में, इन दोनों को तो हम काट सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। इस प्रकार एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच सकते हैं।
आगे हम नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो नवपाषाण काल में हमें मिलते हैं घिसे पाषाण उपकरण, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल की जो विशेषता है शैल चित्र वहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रकार यदि हम इसको मिलाते हैं तो पुरापाषाण काल ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2 सॉरी। तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो इस प्रकार यदि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो हड़प्पीय पुरास्थल हैं, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, पुरास्थल की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे पाए गए हैं? सिंधु नदी थी, सतलुज नदी, सरस्वती नदी या फिर रावी नदी? देखिए जो सबसे ज़्यादा हड़प्पीय पुरास्थल हमें मिलते हैं वो मिलते हैं ऑप्शन सी, सरस्वती नदी के किनारे पर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? फिर से ध्यान से पढ़ना है और नहीं को अंडरलाइन करना है। सूती कपड़ा, विशालकाय भवन, घिया पत्थर की मुद्राएं या फिर हकीक के मणके? क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि पूछा क्या गया है। जब तक हम ये समझ लेंगे कि पूछा क्या गया है फिर आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ऐसी चीज़ जो है दूसरी सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है, वो थी ऑप्शन ए, सूती कपड़ा, ठीक है। केवल ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में है स्थान के नाम और सूची 2 में उनकी भौगोलिक स्थिति है। हमने इनको सुमेलित करना है, ठीक है। कूट में भी उसका आंसर देखेंगे कौन सा बनता है। मेहलुआ, दिलमुन, माकान या फिर कुरगांव। यहाँ पर सूची 2 में है बहरीन, सिंधु क्षेत्र, मध्य एशिया या मकरान तट। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसी जो जगहें हैं अक्सर हमें याद नहीं रह सकती है, क्योंकि रिपीटेडली हम इसको याद करते हैं तभी ये याद रह पाती हैं। और याद रखने का तरीका भी यही है, आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर हम मेसोपोटामिया की एक जगह है, मेसोपोटामिया में कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई हैं और उनमें से मणके बाट भी यहाँ पर मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये हड़प्पाई ही वस्तुएं हैं, ठीक है। आपने याद रखना है। और मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का व्यापार चलता था, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। तो ये जो मेहलुआ जगह है इसका संबंध जो है सिंधु सभ्यता के साथ माना जाता है। मेसोपोटामिया की पूर्व दिशा में हमें पता चलता है कि दिलमुन और माकन ऐसे स्थान हैं और उनमें से दिलमुन की पहचान जो है बहरीन के रूप में की जाती है और जो माकान है, माकान जो उसको मकरान का तट कहा जाता है और कुरगांव जो है ये मध्य एशिया में पड़ता है। इस प्रकार हम इनको यदि कूट में जाके देखेंगे, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस हैं R.E.M. व्हीलर, गार्डन बी चाइल्ड, जे मार्शल या फिर R.P. चांद। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज जरूर करेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, R.P. चांद। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, राजा परीक्षित और प्रधान जैवली या फिर श्वेत केतु। देखिए उत्तर वैदिक काल की बात होती है, जहाँ पर यदि वैदिक काल की बात होती ना तो कुछ और होता। उत्तर वैदिक काल में जो पंचाल राज्य था उसका प्रसिद्ध दार्शनिक था वो था ऑप्शन सी, प्रधान जैवली, ठीक है। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। देखिए कौन सा धर्म सूत्र जो था वो नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? गौतम, आपस्तंभ, बौद्धयान या फिर वशिष्ठ? देखिए धर्म सूत्र को निर्योग प्रथा को अनुचित बताने वाले थे ऑप्शन बी, आपस्तंभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम, दश कुमार चरित, मुद्रा राक्षस या अभिधान चिंतामणि? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कौटिल्य के अन्य नामों का उल्लेख किस में आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको ऑप्शन डी, अभिधान चिंतामणि में। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखना है कि महापाषाण युगीन संस्कृति के साथ इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए चंद्रगिरी है, ये बिल्कुल महापाषाण कालीन संबंधित स्थल है और ब्रह्मगिरी भी है। ब्रह्मगिरी में भी महापाषाण उपकरण बहुत सारे मिले हैं।
आदिशन्नलूर, ये भी है, ऑप्शन सी भी है। और जो उतनूर है ये महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित ग्रीक रोमन लेखकों का सही कालक्रम लगाना है हमने। टेसियस, पिलनी, स्ट्रैबो, टॉलमी। देखिए इनको लगाना है ना आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इनको आप नोटबुक पर लिखिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं और इनसे हर बार आते हैं। प्रत्येक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप खोल के देख लो, इनसे संबंधित एक प्रश्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, या फिर ये कौन कौन से समय में आए थे और किसके शासनकाल के दौरान आए थे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो ग्रीक रोमन लेखक थे इनका हमने क्रोनोलॉजी देखना है, कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था। देखिए सिकंदर से पहले की बात जब हम करते हैं, सिकंदर से पहले, बिफोर द सिकंदर, सिकंदर कब आता है? 326 बीसी में भारत में आता है और कब यहाँ पर आक्रमण करता है। और उससे पहले की बात है, जो लेखक थे उनमें आते हैं हिस्टोरियस, कैसिलियस, टेसियस, हेरोडोटस। अब यहाँ पर बात आई है हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस जो थे उनको पितामह कहा जाता है किसका? इतिहास का। ये भी आपने याद रख। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या मुझे बता सकते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पितामह क्यों कहा जाता है? क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो नीचे कमेंट सेक्शन में एलैबोरेट करके लिख सकता है? ठीक है, जल्दी से लिखिए। और ये लगभग 500 बीसी के दौरान सारे के सारे आए थे जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, जिसमें आते हैं कैसियस, टेसियस, हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो टॉलमी जो थे, यहाँ पर बात आती है टॉलमी, ये 2nd बीसी में आते हैं, 2nd बीसी शताब्दी में टॉलमी भारत में आते हैं। और इनकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है? भारत का भूगोल। ये भी याद रखना, भारत का भूगोल इन्होंने लिखी थी। और पिलनी जो है ये फर्स्ट एडी में भारत आते हैं, फर्स्ट एडी में पिलनी भारत आते हैं। और स्ट्रैबो जो 400 बीसी में लगभग ये भारत में आते हैं। ठीक है, इनको यदि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में हम लगा के देखेंगे तो ऑप्शंस में देखें, राइट ऑप्शन क्या बनना चाहिए? 1, 3, 2 और 4। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिल लेखकों के तीसरे महान संगम की पीठ स्थित थी। गंगईकोंड चोलपुरम में, कांची में, मदुरा में, तंजावुर में। आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप लॉजिकली भी देखेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तमिल परंपरा के अनुसार जो पौराणिक महान संगम पीठ हुई थी वो हुई थी ऑप्शन सी मदुरा में। मदुरा एक ऐसी जगह है जो अब समुद्र में विलीन हो चुकी है। ठीक है, जो पहली हुई थी पहली भी मदुरा में होती है। और दूसरी जो तमिल कवियों की जो पीठ होती है, संगम पीठ होती है, वो कहाँ पर होती है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। उसका नाम था कपाटपुरम, कपाटपुरम में। ठीक है, ये होती है। ठीक है, और जो थर्ड होती है वो भी मदुरा में ही होती है। मदुरा नामक जो जगह है समुद्र में विलीन हो चुकी है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए फिर सोचिए। निम्नलिखित में से कौन से नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं थी? यहाँ पर जब भी नहीं आ जाए उसको तो आप अंडरलाइन कर लो ताकि आसान हो जाए। तुतीकोरिन में, पुंपहार में, ताम्रलिप्ति या फिर नागपट्टनम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में थोड़ा सा देखिए आपको कि जो पुंपहार है ये एक बंदरगाह है, और ताम्रलिप्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह थी, यहाँ से तो व्यापार के बहुत काम होते थे। और नागपट्टनम भी एक बंदरगाह है, जगह है। तो जो तुतीकोरिन है ना ये बंदरगाह नहीं है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। हमने सूचियों के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बार एग्जाम में आते हैं और इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन है रोमिक सिद्धांत, बी है रूलेटेड मृदभांड, सी सुर्खी, और या फिर डी है बीजगणित। और सूची 2 में है अरब प्रभाव, यूनानी प्रभाव, रोमी प्रभाव और कुषाण प्रभाव। हमने इनको मिलाना है। देखिए जो रोमिक सिद्धांत था, तो रोमिक सिद्धांत जो था ये यूनानी प्रभाव था इसका, और रिलेटेड मृदभांड जो है ये आपको रोमी प्रभाव के अनुसार ही मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 के साथ। और सुर्खी जो थे, और सुर्खी का जो प्रभाव था कुषाण संस्कृति जो है ना इससे संबंधित है। और बीजगणित आपको अरब प्रभाव मिलेगा बीजगणित पर। तो ऑप्शंस में देखें, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत आसान प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है और आसान भी है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त के अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त का और अशोक का दोनों का नाम कौन से अभिलेख में आपको मिलेगा? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। ऑप्शंस हैं, क्या समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, क्या ये हो सकता है? और रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख, क्या ये है? अशोक का शहबाजगढ़ी अभिलेख, क्या ये है? क्या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है? ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ आता है ऑप्शन बी, रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख में। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 में देखिए, सूची 1 में दर्शन हैं और सूची 2 में उनके रचिता हैं, किस किस ने इसकी रचना की है। न्याय, वैश्यिक, सांख्य, मीमांसा, जैमिनी, कपिल, कणाद या फिर गौतम। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर जल्दी से खुद ही लगाइए। बहुत आसान प्रश्न है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। न्याय जो था ये लिखा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्याय जो था ये गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया था, और जो वैश्यिक था ये था कणाद। सांख्य जो था ये कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और मीमांसा ये जैमिनी की रचना है। तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। सातवाहन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करिए। स्टेटमेंट एक कहती है कि उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। यहाँ पर फिर से नहीं है। क्या उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे? उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये देखिए। और उन्होंने सीसा का सिक्का जारी किया था, क्या ये है? और उन्होंने पोटिन का सिक्का जारी किया था, क्या ये है? देखिए, सातवाहनों ने सबसे ज़्यादा तो शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये याद रखिए। उन्होंने सीसा का सिक्का जारी किया था, सी ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। और उन्होंने पोटिन का सिक्का भी बहुत जारी किए थे, ये भी सही है। और उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। और उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये स्टेटमेंट तो फिर अल्टीमेटली गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर केवल स्टेटमेंट बी सही नहीं है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 और सूची 2 को हमें देखना है। सूची 1 में है ऑप्शन ए कोड्डू मन्नल, ऑप्शन बी गंगई कोंडन, ऑप्शन सी है महाबलीपुरम या फिर ऑप्शन डी पुमपुहार। और सूची 2 में है ऑप्शन 1 पल्लव मंदिर, 2 है बंदरगाह नगर, 3 है व्यापारिक केंद्र या फिर 4 चौलों की राजधानी। हमने इनको मिलाना है। देखिए, जो कोड्डू मन्नल था ये था व्यापारिक केंद्र, ठीक है, इसको आप 3 के साथ मिलाइए। और गंगई कोंडन जो था ये चोलों की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। और महाबलीपुरम ये क्या था? देखिए, महाबलीपुरम पल्लव के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा मंदिर है, ये जैनिज्म से संबंधित है। और पुमपुहार ये जो है बंदरगाह है, ठीक है। तो कूट में देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संबंध से अभिन्न थी? ठीक है, विक्रम संबंध से, शक संबंध से, गुप्त संबंध से या फिर कलि संबंध से। जो मालव काल गणना थी वो विक्रम संबंध से अभिन्न थी, ठीक है, याद रखिएगा, विक्रम संबंध से अभिन्न थी। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं ये चारों के चारों, ठीक है। और हमने ये देखना है यहाँ पर तमिल वासियों की जो व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में इनमें से हमें कहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शंस हैं मुलियापट्टू में, ऑप्शन बी है नंदन वल्डाई, ऑप्शन सी है शिल्पा डिगारम, ऑप्शन डी मणि मेखलाई। देखिए, जो तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियों से के संबंध में हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं शिल्प डिगारम से। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्खन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट महाकाव्य है कुरल, और इसका लेखक कौन था? ऑप्शन हैं कंबन, औतुकुट्टन, पुगलेंद या फिर ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर, ठीक है। कौन है इसका लेखक? तमिल साहित्य का ये आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामसूत्र के बारे में आपको जानकारी मिलती है कुरल में। इसका लेखक है वो है तिरुवल्लुवर, ठीक है। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ दे रखे हैं और उनका कौन से दर्शन के साथ संबंधित है, किससे संबंधित है, ये देखना है हमने।
तोल्काप्पियम, आप मेरे साथ इसको मिलाते ही जाइए ताकि आपको साथ साथ में समझ भी आ जाए, ठीक है। जो तोल्काप्पियम था ये एक तमिल ग्रंथ है जो व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। और तिरुक्कालुर, ये मैंने जैसे पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है ना, ये है जैन दर्शन से संबंधित, ठीक है। और शिल्पाकादिकारम ये है प्रेम कथा से संबंधित, इसमें आपको मिलेगी कोवलन और माधवी की प्रेम प्रसंग की गाथा, ठीक है। और जो परिपाडल है ये दर्शन के साथ संबंधित है, दर्शन शास्त्र के साथ संबंध रखता है। तो यहाँ पर कूट में देखेंगे ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए क्या होना चाहिए। इसका आंसर, भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है, जहां पर शून्य के बारे में जानकारी दी गई है। कौन से अभिलेख से पता चलता है? वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। ऑप्शंस हैं आदित्य सेन का अपसड अभिलेख, ऑप्शन बी है भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन सी है गौतमी पुत्र शतकर्णी का नासिक अभिलेख, या फिर ऑप्शन डी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। जो शून्य के बारे में जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख से, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए कितने डेप्थ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यूजीसी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, इनको प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को उसका तर्क कहा गया है। देखिए अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं और इनको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस गलत होंगे। कथन ये कहता है कि पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम साहित्य कतिपय उत्कृष्ट शैल खचित हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। और कारण क्या कहता है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट शुरू में जैन था किंतु शैव अनुयायी बन गया था। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो था वो शुरू में जैनिज़्म से संबंधित था और बाद में शैव अनुयायी बन गया था। यही एक कारण था, यही कारण था कि उसने महाबलीपुरम में मंदिर बनवाया और शैल काटकर हिंदू मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। देखिए यहाँ पर दोनों कथन और कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्राप्त कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। राज चौल 1, आदित्य चौल, राजेंद्र चौल या प्रांतिक चौल 1। देखिए इनकी क्रोनोलॉजिकली हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो चौल शासक थे उनको, कोई भी दक्षिण के जितने भी शासक हैं, चाहे आप चालुक्य शासकों की बात करो, विजयनगर एम्पायर वालों की बात करो, तो उनसे संबंधित क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। तो इनसे संबंधित आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे यूजीसी नेट में, तो ये तो आपने याद रखने इनकी क्रोनोलॉजी आपने भी याद रखनी है। तो यहाँ पर चौल शासकों के बारे में पूछ लिया गया है कि चौल शासकों की क्रोनोलॉजी क्या थी। देखिए जो चौल शासकों के जो संस्थापक थे वो थे विजयालय, उन्होंने चौल वंश की स्थापना की थी और इनकी जो राजधानी थी वो थी तंजौर। शुरू में इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। इनके जो मेन राजा थे उनमें आते हैं प्रांतक 1, राजेंद्र 1, राजेंद्र 2 और कुलतोग 1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट राजा थे इनके। तो यहाँ पर इनकी यदि क्रोनोलॉजिकल देखें तो सबसे पहले आते हैं आदित्य चौल, ठीक है, उसके बाद प्रांतक चौल 1 और उसके बाद आते हैं राज चौल 1 और लास्ट में यहाँ पर आते हैं 4th नंबर पर राजेंद्र चौल। तो कूट में जाके देखेंगे बी में ऑप्शन आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 2, 4, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। मुगल इतिहास से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। जो मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन जितने भी हैं ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसकी स्टेटमेंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन डेप्थ स्टडी कीजिए थोड़ा सा, फिर आपको आसानी से होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। इल्तुतमिश का मकबरा इस बात का संकेत करता है कि इसके निर्माण में हिंदू तथा मुस्लिम स्थापत्य कला की परंपराओं का मिला जुला प्रयोग किया गया है। जी बिल्कुल सही है। आप इल्तुतमिश के मकबरे को पढ़ेंगे तो आपको ये वाले संकेत जो है मिलेंगे। जी बिल्कुल सही है, ठीक है। और प्रथम बार असली मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया था। ये देखिए प्रथम बार नहीं किया गया था, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब का प्रथम बार प्रयोग अलाई दरवाजे के निर्माण में किया गया था, ये भी कथन सही है। और अगले स्टेटमेंट देखते हैं। 4th स्टेटमेंट क्या कहती है कि दोहरी मेहराब कही जाने वाली वास्तुशिल्पीय युक्ति का प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भी भवन में
नहीं किया गया था। यहाँ पर नहीं दे दिया ना, ये यहाँ पर नहीं देने के कारण ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, वो है ऑप्शन में 2 जो है ये सही नहीं है और 4 भी सही नहीं है। 2 और 4 यहाँ पर है ऑप्शन बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे से क्रोनोलॉजी पूछ ली गई है। उन 1236 से लेकर 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया था? 5 सुल्तान, 7 सुल्तान, 10 सुल्तान, 12 सुल्तान। देखिए 1236 से लेकर 1296 तक बनते हैं टोटल 60 साल। ठीक है, 60 सालों के दौरान कितने सुल्तानों ने शासन किया था? सबसे पहले आपको मैं शुरू से बताता हूँ। रुकनुद्दीन फिरोज़, उसका शासनकाल शुरू होता है 1236 ईस्वी में। ठीक है, और रजिया सुल्ताना उसके बाद आती है 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, ये पहला एक ये आता है, दूसरे पे रजिया सुल्ताना आती है। और उसके बाद आता है बहराम शाह, 1240 से लेकर के आगे शुरू हो जाता है बहराम शाह का 1242 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पर थर्ड नंबर पर बहराम शाह आते हैं। और उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन महमूद शाह, 1242 से 1246 के बीच में अलाउद्दीन महमूद शाह आते हैं। उसके पश्चात आते हैं नसीरुद्दीन महमूद, 1246 से शुरू होता है उनका काल और 1265 ईस्वी तक रहता है। किसका रहता है? नसीरुद्दीन महमूद का। और 6 नंबर पर आते हैं गयासुद्दीन बलबन, जो 1265 से शुरू होते हैं 1287 तक रहते हैं गयासुद्दीन बलबन। और कैकुबाद, उसके बाद आते हैं कैकुबाद, बलबन के बाद आते हैं कैकुबाद, 1287 से उनका समयकाल शुरू होता है 1290 के बीच में। और क्यूमर्स आता है 1290 के बाद में। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी आता है 1290 से शुरू होता है उसका समयकाल और 1296 तक रहता है जलालुद्दीन खिलजी का समयकाल। टोटल बन जाते हैं यहाँ पर 10। ठीक है, 10 सुल्तानों का समयकाल रहता है 1236 से लेकर 1296 तक। काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी इसके आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए कहती है कि दिल्ली सल्तनत में हस्तशिल्प उत्पादन में दासों के श्रम का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और बी स्टेटमेंट क्या कहती है? अकुशल घरेलू कार्य के लिए भी दासों को काम में लिया जाता था। बिल्कुल सही है, घरेलू कामों के लिए भी दासों का प्रयोग होता था। और सी स्टेटमेंट क्या कहती है कि सुल्तान फिरोज तुगलक के दासों में 12,000 शिल्पकार भी थे। बिल्कुल 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 भाई, ये भी सही है कि शिल्पकार भी थे उसके दासों में, वो उनसे तो बहुत सारे काम करवाता था। और ऑप्शन डी क्या कहती है कि सल्तनत, क्या ये भी सही तो नहीं है? देख लेते हैं। सल्तनत कालीन भवनों जिनमें मस्जिद और मकबरे भी थे के निर्माण के लिए अप्रवासी मुसलमान राजगीरों को काम पर लगाया गया था। नहीं नहीं भाई, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, वो है ऑप्शन डी। सल्तनत कालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं होती थी? ठीक है, आलू, जौ, तिल या फिर मक्का। लॉजिकली सोचिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है सल्तनत कालीन भारत की। देखिए जब सल्तनत काल चल रहा था उस समय, देखिए जो आलू है, आलू की जो खेती है ये तो लेके आए थे पुर्तगाली। ठीक है, याद रखिए पुर्तगालियों ने आलू की बीज लाए थे यहाँ पर मक्के की भी बात करें, मक्का भी जो था ये पुर्तगालियों के बाद ही आया था। और यहाँ पर जो जौ था, तिल था, ये तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, ये प्राचीन भारतीय इतिहास में भी पढ़ा जाता है कि जौ की फसल तो सिंधु घाटी के लोग भी करते थे। और यहाँ पर केवल 2 ऐसी फसलें हैं जिनकी खेती नहीं की जाती थी, एक थी आलू की और दूसरा मक्का। 1 और 4 यहाँ पर 1 और 4 है यहाँ पर ऑप्शन सी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन से शासक ने कौन सा काम किया था, यहाँ पर देखना है। दिल्ली सल्तनत के शासक हैं सूची 1 में, और सूची 2 में कार्य क्या क्या उन्होंने, क्या क्या घटनाक्रम था उनके दौरान हुआ, ये हमने मिलाना। देखिए यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यहाँ पर हम क्यों मिलाते हैं, आप मिलाते जाइए मेरे साथ। जलालुद्दीन खिलजी, देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने क्या काम किया था कि सिद्दी मौला का वध जो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या था, इन्होंने क्या काम किया था? मालवा और गुजरात की विजय की थी इन्होंने। ठीक, और गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का काम क्या था कि इन्होंने बंगाल की विजय की थी। और फिरोज शाह तुगलक,
सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसको हम कोड में मिलाते हैं। का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां के 3 उत्तराधिकारियों के नाम हमने बताने हैं। कौन कौन से उत्तराधिकारी थे उनकी? क्रोनोलॉजी पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, हमने इनको क्रम में लगाना है। ठीक है, मुबारक शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है, जो खिज़्र खां था इसका समय काल था 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 एडी तक। 1421 के बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का समय काल चलता है 1434 तक। ठीक है, और 1434 के बाद आते हैं मोहम्मद शाह। 1434 से लेकर के 1445 एडी तक, और 1445 एडी के बाद अलाउद्दीन आलम शाह का समय काल शुरू होता है। ये रहते हैं 1450 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। पहले आएगा मुबारक शाह, उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह, फिर आएगा अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 में शब्दावली है, सूची 2 में अर्थ दे रखे हैं उनके, हमने इनको मिलाना है। देखिए, फुतहू, समा, बरकत, मलफूज। देखिए, इनको थोड़ा सा यदि हमने पढ़ा है ना, जो समा बांधना होता है, समा, इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। समा बांधना होता है ना, जो संगीत के साथ संबंधित है। जो बी है ऑप्शन 1 के साथ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो उसके बाद हम यदि इसको ही हम जानते हैं, इतना ही हम यदि जानते हैं कि समय का मतलब होता है सूफी संगीत महासंगम होता है। ठीक है, बी का हो गया 1। इसको कूट में देखते हैं जाके, आइए यहाँ पर देखते हैं कूट में। बी का 1 है ऑप्शन बी में, और किसी में भी नहीं है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, और ना ही इसमें है। तो यहाँ इतना ही पता है, तो इसको अटैम्प्ट करिए और आगे बढ़िए। ऐसे क्वेश्चन आगे चाहे आपको किसी के बारे में पता भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो हम फिर करेंगे ना। इनमें से क्या पता कौन सा अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए। जो फुतहू होता है ऐशिक दान, ये दान देने की एक परंपरा है। और बरकत क्या होता है? बरकत होता है सूफियों द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा, कहते हैं ना, बरकत हो गई। और मलफूज होता है सूफी संतों का वार्तालाप। ठीक है, चलिए फिर राइट ऑप्शन बनेगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा था? एन काराशिमा, बर्टनस्टाइन, केवी रमेश या फिर एन वेंकट रमन्या। किसने कहा था कि जो विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति थी वो एक सामंतवादी थी? ठीक है, ये स्टेटमेंट दी थी ऑप्शन ए एन काराशिमा ने। ठीक है, अगला प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पंजाब हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। पंजाब हिस्ट्री को ध्यान से पढ़िए, खास तौर पर जो 10th गुरु हैं उनकी हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में यूजीसी में पूछे जाते हैं, तो इसको आप जल्दी गलत कर दो तो मुझे नहीं लगता कि ये आसान प्रश्न होते हैं, और आप कर भी सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों, चाहे वह हिंदू हो मुस्लिम थे, उनमें रुचि रखते थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गुरु नानक देव जी के बारे में आप यदि पढ़ेंगे तो सिख संप्रदाय में आप इनको देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को वो इक्वल देते थे स्थान। ठीक है, ऑप्शन 2 देखते हैं कि गुरु नानक जैन मुनियों के प्रति उदार थे। देखिए, गुरु नानक देव जी की जो आइडियोलॉजी थी वो ये कभी भी नहीं कहते थे कि जैसे जैन मुनि निर्वस्त्र घूमते हैं ना, तो इस प्रकार का वो आडंबर रचने से रोकते थे। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, उनके प्रति उदार वो नहीं थे। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है कि उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पारंपरिक पठन समय का दुरुपयोग है। ये बिल्कुल सही है। वो कहते थे कि जो धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ के उनसे शिक्षा लेना वो तो एक प्रकार का समय का दुरुपयोग ही मानते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है कि अपने जीवन काल के अंतिम 15 वर्ष गुरु नानक ने कीर्तपुर में व्यतीत किए। ये जो यहाँ पर कीरतपुर लिखा है ना, ये ध्यान से पढ़िएगा। गुरु नानक देव जी ने जो अपने 15 साल, जो अंतिम 15 साल थे, उन्होंने कीरतपुर में नहीं थे, करतारपुर साहिब में व्यतीत किए थे। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी यहाँ पर। तो
यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर यह भी देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। केवल 2 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट सही नहीं है, 2 और 4 है यहाँ पर ऑप्शन डी में। आगे बढ़ते हैं। नीचे तो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को उसका तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि अपने पिता और सुर शासकों के समान हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। ठीक है, यहाँ पर नहीं आ गया है। तो अगला तर्क देखते हैं कि उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। देखिए यहाँ पर जो हुमायूं के बारे में पता होना चाहिए कि उसने अपने पिता और सुर शासकों के समान हुमायूं भी अपने आप को उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। और जो तर्क है ना कि उसने स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। उसने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की थी। तो केवल ए सही है, ए सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे टोटल 35 क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली सेट में, जो इसकी अगली वीडियो आपको मिलने वाली है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, आपके 35 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए। और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके तुरंत बाद मेरी दूसरी वीडियो आने वाली है, आप उसको भी देख पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।